Hi friends, how are you? So today is 14th January, day 13 of session. आज देखते हैं क्या आया न्यूज़पेपर में द हिंदू में. सो पेज 3 पे है कि सेरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट हैज़ डेवलप्ड एंटीबॉडीज़. तो थोड़ा सा मैं मानता हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बट थोड़ा सा सेरोलॉजिकल सर्वे देख लेते हैं. ये है क्या? सेरो सर्वेलेंस बेसिकली है क्या? जब 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं ना, उसमें से हमें 1 2 2 3 ये सब सिलेक्ट करना होता है, तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो थोड़ा सा इसकी डिटेल स्टडी ज़रूरी है कि ये ना हमारे को डिटेक्ट कराती है एंटीबॉडीज़, कि हमारी बॉडी ने कौन सी एंटीबॉडीज़ किस वायरस के अगेंस्ट बना ली है. इम्यूनिटी चेक करती है कि हम किस डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर. और ये थर्ड पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि इट इंडिकेट्स पास्ट इन्फेक्शंस. ठीक है, कि पास्ट इन्फेक्शंस पे हमारी इम्यून सिस्टम ने कैसे रिस्पॉन्स किया है या कैसे हमारी इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुई है. इट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट एक्टिव इन्फेक्शन. याद रखिएगा ये चीज. कई बार 4 पॉइंट्स आएंगे. कोरोना वायरस पे कोई और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो घुमा फिरा के आ सकते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया आपको. तो इट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट एक्टिव इन्फेक्शन. और बेसिकली एलिसा टेस्ट किया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन जी देखा जाता है. क्या करते हैं सेरा में? सेरा में करते क्या है बेसिकली, आपका ब्लड, सेरा मीन्स क्या होता है? सेरा मीन्स ब्लड सैंपल लेना, और उसमें आईजीजी मतलब इम्यूनोग्लोबिन जी देखा जाता है. ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कोविड-19 के पेशेंट्स जो इन्फेक्ट होता है, जिनको जो पेशेंट्स होते हैं, उनके 2 हफ्ते बाद, याद रखिएगा 2 हफ्ते बाद इन्फेक्शन के उनके बॉडी के अंदर बनती है. ठीक है, याद रखिएगा. और एलिसा टेस्ट, एलिसा कई बार आप पूछ सकते हैं कि एलिसा वॉज इन न्यूज रिसेंटली, क्या है वो? ये एक टेस्ट है दैट डिटेक्ट्स एंड मेजर्स एंटीबॉडीज इन ब्लड. इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर कोरोना, बट इट डिटेक्ट्स एंड मेजर्स एंटीबॉडीज इन ब्लड. एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से. ये इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस के नोट्स बना लोगे ना, तो डेली अगर आप थ्रू हो जाओगे तो आपको याद रहेगा. एक एडिटोरियल पेज पे था, जो ये अभी अजीत डोभाल जी गए हैं, अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं यूएनएससी में, और उन्होंने स्पीच भी दी है. उसमें एक पॉइंट, एक तो यूनाइटेड नेशन स्टेट काउंसिल का है और सिक्योरिटी काउंसिल का. और देखने वाली बात यह है कि सिर्फ एक चाइना नहीं है जो इंडिया को, मतलब देखिए, इंडिया चाहता है कि कुछ इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाए यूएनएससी में. एक तो चाइना वहाँ रोक रहा है. सिर्फ एक चाइना नहीं है, टर्की और मलेशिया भी हैं जो दोज आर हेल्पिंग पाकिस्तान टू अवॉइड स्ट्रिंजेंट मेजर्स एट द FATF दस फार. ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ताकि हमें याद रहे कि हमारे, मतलब कि हमारे को पॉइंट्स में अगर आता है तो हमें कौन कौन सपोर्ट कर रहा है. और इस पे यूएनएससी पे थोड़ा सा बना लीजिए कि ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है 1945 में बनी थी, और यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑर्गन्स हैं, उसमें एक ये भी है. 5 बाकी कौन सी हैं? जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इसको याद रख सकते हैं आप कैसे? गेट ISS. गेट ISS. जी से ये हो गया, टी से ट्रस्टीशिप काउंसिल, ई से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, आई से हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज यूएन पार्ट. और एक सेक्रेटरिएट, गेट IS. ठीक है ना, गेट आई से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ये याद रखिएगा, सेक्रेटरिएट. और ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल. इसका बेसिकली काम क्या है कि पीस एंड सिक्योरिटी रहे इंटरनेशनली. अब तीसरा पॉइंट ये आता है इसका कि इसके 15 मेंबर्स हैं. याद रखिएगा 15 मेंबर्स हैं. 5 इसके परमानेंट हैं, जिनको P5 कहते हैं, और 10 जो हैं वो 2-2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फॉर 2 ईयर टर्म्स. जो मेन याद रखने की बात है, अब ये 10 मेंबर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है. 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन से हैं? US, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके. US वहां से, इधर से रशिया और चाइना हो गया, उधर से फ्रांस और यूके हो गया. ठीक है, और हर सिक्योरिटी काउंसिल में हर मेंबर का एक वोट है. याद रखिएगा. डिसीजन कैसे लिया जाता है? जब वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनमें से 9 वोट आए, और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उन सबके 5 के 5 वोट आने चाहिए. क्योंकि एक भी मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक भी मेंबर अगर वोट आउट करता है, मतलब मना करता है, तो वो रेजोल्यूशन का ब्लॉकेज हो जाता है. अब हम जैसे कहते हैं ना कि चाइना ब्लॉक कर रहा है, हम जैसे जो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में किसी को डेजिग्नेट किया जाए टेररिस्ट, और वो चाइना नहीं होने दे रहा, तो इसलिए याद रखिएगा कि हर एक मेंबर के पास एक वीटो पावर है रोकने की बिल. याद रखिएगा. एनी मेंबर, हाँ ये कई बार 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी आ जाए कि कोई मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है वो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है. येस, दे कैन पार्टिसिपेट बट कैन नॉट वोट. ये याद रखिएगा. ठीक है, और काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है ये सबको मिलती है, मतलब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं या परमानेंट मेंबर्स हैं सबके पास आती है. याद रखिएगा, हर महीने हर एक मेंबर के पास आती है.
और काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। अब कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि एक एक साल के लिए मेंबरशिप मिलती है। याद रखिएगा कि तुक ही नहीं बनता। जब 2 साल के लिए मेंबरशिप मिली है नॉन परमानेंट मेंबर्स को, तो अगर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए किसी को चेयरमैनशिप मिल जाएगी तो उनका तो नंबर आ ही नहीं सकता। इसलिए याद रखिएगा 1 महीना है। एक एडिटोरियल 2 पेज पे था, इसमें ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा कि मैंने आपको बाकी तो FATF ने ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में किस किस को रखा हुआ है, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने किसको कहाँ कहाँ रखा हुआ है, वो मैंने आपको सारे डिटेल में बता चुका हूँ। US का ही बता चुका हूँ कि उन्होंने जो अपनी उसकी अगेंस्ट नाकटाक वाली भी बताई थी मैंने आपको। इसमें सोचा ये देख लीजिए कि एक जो इनकी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म को लेके उन्होंने जो बना रखी है, जिसमें इन्होंने सिन, इसका मैंने याद रखा होता, सिन मीन्स पाप, तो याद करने के लिए S फॉर सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, तो इनके अगेंस्ट था सैंक्शंस। अब इसने उसमें क्यूबा को भी ऐड कर लिया। कई बार आ जाता है कि कौन सी नई कंट्री ऐड करी US ने, तो क्यूबा। और बाकी जो भी हैं जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस की जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको किस किस लिस्ट में किया हुआ है, बड़ी इजीली और चीट कोड के साथ मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो आप जिन्होंने नहीं देखा या जो नए हैं वो जाके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स। वेरी गुड। और एडिटोरियल 3 पे है कि अब आप देख रहे होंगे कि जब भी कि लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट का, और हम देख रहे हैं किसान उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे ऐसे कमेटी बैठेगी जब तक इस लॉज को स्टे लगा दिया गया है। ठीक है। अब आप कहेंगे लॉ बनाने, देखिए कभी भी फार्मर्स एजिटेशन पे ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो कहाँ बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स के बैठे हैं। जो आ सकता है क्वेश्चंस की पुराने ऐसे एजिटेशन कौन से हुए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो आता है ना, थोड़ा लॉ को लेके आता है। आपने देखा होगा क्वेश्चंस आजकल करंट को लेके उनके बेसिक्स से पूछा जाता है। तो याद रखिएगा क्यों आया है ये, बेसिकली इन्होंने क्यों इसमें वो करा है कि क्या होता है कि आर्टिकल 100 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 100 याद रखिएगा, वो कहता है कि कोई भी हाउस में कोई भी लॉ पास होने का, आप भी पॉलिटी में भी पढ़ रहे होंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के हिसाब से होता है। अब जो ये वोटिंग वाला है ना, ये वोटिंग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है कि वो वोटिंग जो है रिकॉर्ड होनी चाहिए। मतलब जैसे आप कोई बटन दबाएं और बटन सबने मेंबर्स जितने बैठे हैं सबने बटन दबाए और उनको कैलकुलेट किया गया कि किसने हाँ बोला है किसने ना बोला गया। रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस अंडर आर्टिकल 100। बट आजकल आपने देखा होगा कि कभी आप लोकसभा या राज्यसभा चैनल देखें तो जब प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोई बिल पास करना होता है, तो सब बस ये बोल होते हैं ये नो ये नो। इससे क्या होता है कि वो वॉइस वोट से ही पता चल जाता है। ये सिर्फ बेसिकली करा गया था कि इनको कन्वीनियंस हो जाए कि चलो यार थोड़ा इजी कर दिया काम, बार बार कौन काउंटिंग करता फिरेगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी होगी, ऑब्वियसली इनको वोट्स मिलेंगे। बट ये रूल्स के तहत गलत है। याद रखिएगा ये रूल्स नहीं है। कई भी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि अगर वॉइस वोट पासिंग होती है, ये इज इट अगेंस्ट द रूल्स और इज इट विद द रूल्स, तो याद रखिए इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 100, क्योंकि आर्टिकल 100 कहता है कि हमें हर चीज़ रिकॉर्ड में आनी चाहिए। वॉइस रिकॉर्ड नहीं कहा है उसने। और दूसरी बात यह है कि कोई भी मेंबर, कोई अगर वॉइस से पास भी हो जाता है, क्योंकि कन्वीनियंस के लिए कर दिया गया है कन्वेंशन के हिसाब से, अगर वॉइस के हिसाब से अगर पास कर भी दिया है, तो अगर कोई भी मेंबर को ऑब्जेक्शन है तो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो भी होगा, उसको ये अधिकार है कि वो कहे उनको और उनको फिर वो रिकॉर्ड कराए। अगर कोई भी मेंबर ऑब्जेक्शन उठाता है कि नहीं हमें ये वॉइस वोटिंग से नहीं, हमें आप रिकॉर्ड करके कराइए, तो वो उसको उसका जो मेंबर कंप्लेन कर रहा है उसका राइट है ये कहना। और जो स्पीकर है, चेयरमैन है, जो भी चेयर कर रहा है उस टाइम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिकॉर्ड वोटिंग कराए, मतलब बटन्स दबा के एक्चुअल में कितनी वोटिंग हुई है वो कराए। तो वैसे और आर्टिकल 122 में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है जितनी भी हाउस की, लोकसभा या राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जुडिशियल रिव्यू में मत आए, ना आए। बट कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर्स, मतलब वैसे कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहे वो अलग कर रहा है या लड़ झगड़ रहे हैं, आप देखते होंगे, उसमें वो हम पार्ट नहीं लेंगे। मगर कहीं भी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू दे सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है। और इसी केस में राज्यसभा में जो फार्म लॉ पास हुआ था उसमें वॉइस वोटिंग से हुआ था। एक मेंबर ने ऑब्जेक्ट किया था बट उन्होंने रिकॉर्ड वोटिंग नहीं कराई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इसमें वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 100 हुआ है, तो इस पर आर्टिकल 122 नहीं लगता है कि जुडिशियल रिव्यू ना हो, इसलिए हमने ये करा है। आज पेज 9 पे था कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में, बेसिकली MK1A और MK1 एयरक्राफ्ट मिलेंगे इंडिया को। बना कौन रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड।
अब कई बार पूछ लेते हैं कि इट इज़ 100% इंडिजिनस, याद रखिएगा इंडिजिनस कंटेंट जो एलसीए तेजस में है वो 50% है और इसको अब 60% तक लेके जा रहे हैं। 50% टू 60% है, 100% नहीं है। और ये याद रखिए, कभी पूछते हैं कि एचएएल टोटली 100% खुद बना रहा है, ये नहीं, ये बहुत सिग्निफिकेंट काम जो है वो आउटसोर्स भी कर रहा है दूसरी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को। अब इसमें हमें नोट देखना बनाना पड़ता है कि एलसीए बेसिकली है क्या। जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो ये प्रोग्राम था ये चला था 1984 में, ठीक है। और उस टाइम इस वजह से एस्टैब्लिश की गई थी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो एलसीए प्रोग्राम को मैनेज करती। और एलसीए तेजस जो है डिज़ाइन और डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने। और बेसिकली 2003 में इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके तेजस रख दिया गया था, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, जिसको रेडियंस कहते हैं संस्कृत में तेजस, ठीक है। और याद रखिएगा कई बार 4 ऑप्शंस में ये आ जाता है कि पूरा पूछ लेते हैं कि इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो याद रखिएगा पहले 1984 में इसको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम कहा गया था, 2003 में नाम इसका चेंज किया गया। ये सेकंड सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो एचएएल ने बनाया है, पहला नहीं है, पहला था मरूत, ठीक है। ये सिंगल इंजन है, मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, मतलब इसके अंदर एक तो इंजन सिंगल है, कई रोल्स हैं इसके, मल्टी रोल है और लाइट एयरक्राफ्ट है बेसिकली। तेजस जो है, सोचिए तेजस कैसे याद करो, तेजस मतलब तेज, तेज है, जो हल्का होगा वही तेज होगा, याद रखिए भारी आदमी तेज नहीं हो सकता, ठीक है। याद रखने के तरीके हैं ये। और ये लाइटेस्ट है, स्मॉलेस्ट है अपने तरह के फाइटर एयर क्लास में, ठीक है, अपनी क्लास में। और ये एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसिशन गाइडेड और स्टैंड ऑफ वेपनरी कैरी कर सकता है। और बेसिकली ये लाया क्यों गया था एलसीए प्रोग्राम, ये लाया गया था ताकि एक तो हम अपनी इंडिजिनस एरोस्पेस कैपेबिलिटीज़ बढ़ा सकें, दूसरा दूसरा याद रखेगा कि जो हमारे मिग 21 प्लेन्स थे वो अब बूढ़े हो चले हैं, तो उनको रिप्लेस भी करना था, इस 2 वजह से कि हम अपना इंडिजिनस डेवलपमेंट करें। और दूसरा मिग 21 प्लेन्स को हमने ताकि हटा सकें क्योंकि वो बूढ़े होते चले गए हैं, ठीक है। और तेजस का मैक्सिमम पेलोड वगैरह मैंने लिख दिया है 4000 kg, कितना लेके टेक ऑफ कर सकते हैं 13300। स्पीड क्या है इसकी, क्योंकि सुपरसोनिक जेट है, याद रखिए सुपरसोनिक मीन साउंड से तेज, तो 1.8 मैक है, इनटू टाइम्स ऑफ साउंड इसका मतलब होता है, ठीक है। और आज एक ना आप देख रहे होंगे कि जब से हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने कैपिटल में ये अपना ट्रम्प के समर्थकों ने किया है, तो थोड़ा सा रोज़ उसके साथ साथ हांगकांग का भी दिया जा रहे हैं। तो कई बार ना क्या होता है कि इसके साथ तो मैंने आपको लेक्चर्स में बताई दिया कि कैसे कैसे हुआ है, थोड़ा सा इसका पुराने भी देख लेते हैं कैसे कैसे और कहीं हुए हैं। तो लेक्को बहुत आ रहे हैं। लेक्को मीन्स हांगकांग की लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये बेसिकली क्या था कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि चाइना ने रूल लेके आ रहा था कि आज से जो हांगकांग के में कोई अरेस्ट हुए हैं एक्टिविस्ट वगैरह या जो भी, उनका ट्रायल जो होगा मेनलैंड चाइना में होगा, ठीक है, इस वजह से। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा। हांगकांग जो है ब्रिटिश कॉलोनी थी 1841, ठीक है, क्योंकि चाइना ने उसको फर्स्ट ओपियम वॉर जब हुआ था उसका ब्रिटिश के साथ, तो उन्होंने उनको दे दी थी, क्योंकि ब्रिटिश जो है स्मगल करते थे ओपियम चाइना में, तो उन्होंने कहा था तुम ही रख लो भाई, ठीक है। बट ब्रिटेन ने 1997 में इसको हांगकांग को चाइना को वापस कर दिया था एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। मतलब वन अभी आपको बताता हूँ आगे, पहले ये देख लीजिए आप। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम्स की कंट्री एक ही रहेगी आपकी, बट 2 सिस्टम चलेंगे, उनको सेमी ऑटोनोमस एक फॉर्मूला दे दिया था, ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि हांगकांग सिटीजन्स हैव मोर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम देन देयर मेनलैंड काउंटर पार्ट्स, बट द इलेक्टिव प्रोसेस इज स्टिल पार्टी कंट्रोल बाय चाइना। मतलब चाइना की जो पार्टीज हैं वो वहाँ पे आदमी तय करती हैं कि हांगकांग में कौन कौन खड़ा होगा, और उसके बाद वहाँ के लोग उसको वोटिंग करते हैं। मतलब उनको अधिकार खुद नहीं है कि कौन आदमी खड़ा हो सकता है, वो चाइना की पार्टी ही तय करती है, मेनलैंड चाइना की, और उसके बाद सिर्फ उनको वोट करना होता है, ठीक है। और इमीडिएट रीज़न ये आपको मैंने सारा बता ही दिया है कि उनको क्या डर था क्या नहीं डर था। तो 1997 में इसने इसको वापस दिया था, ये याद रखिएगा। और लेक्को कई बार आ जाता है कि लेक्को प्रोटेस्ट कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा हांगकांग के लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेक्को कहते हैं, तो हांगकांग में हुआ था ये। और आज एक ट्रम्प का वो आया हुआ था कि उसने मतलब इंडिया को, इंटरनेशनल न्यूज़ पे था ये, पेज पे था, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें एक चीज़ निकलने वाली इंपॉर्टेंट क्या है, ईस्ट एशिया समिट, क्योंकि बाकी सारी समिट्स आरसीईपी वगैरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ईस्ट एशिया समिट जो है 2005 में 18 रीजनल लीडर्स की है, ये इंडो पैसिफिक रीजन, ये याद रखिएगा। ईस्ट एशिया ग्रुपिंग जो है 1991 में प्रमोट की थी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, ये याद रखिएगा। फर्स्ट समिट जो हुई थी 2005 में मलेशिया में ही हुई थी।
ईस्ट एशिया समिट में कौन आता है? एशियन मेंबर्स, वो आपको मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ 10 कैसे याद रखने हैं। साथ में 8 और हैं, 8 कैसे याद रखोगे? जो RCEP के 5 आपको बताए थे, छठा इंडिया हुआ करता था 6, और साथ में US और रशिया और ऐड हो गया इसमें, ठीक है। और इसकी GDP और ये सब आप देख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है। और याद रखिएगा ईस्ट एशिया समिट जो है एशियन सेंट्रेड फोरम है। इसका मतलब ये है कि इट कैन ओनली बी चेयर्ड बाय एशियन मेंबर। जो 10 जो एशियन मेंबर्स हैं वो ही इसको चेयर कर सकते हैं। जो एशियन का चेयरमैन होगा वो ही चेयरमैन होगा ईस्ट एशिया समिट का, ठीक है। और उनके बीच में घूमती है और कोई इसमें और नहीं आ सकता, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। होप यू हैव अ गुड डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।